हाय, मैं मिथिलेश और आज हम पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिव के लिए जो वैद्युत क्षेत्र आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इनसाइड आउटसाइड और आउट द सरफेस के लिए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो स्फीयर है उसमें कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो और हॉलो या थिन के लिए हॉलो या थिन स्फीयर के लिए हम पढ़े थे और सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़े थे जो कि कंडक्टिंग नेचर का था। जैसे स्फीयर हमने पढ़ा था तो उसके डिफरेंट टाइप केसेस थे कि जो हॉलो स्फीयर हो या थिन स्फीयर इसमें कंडक्टिंग हो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग एंड इसमें ये पढ़ते हैं कि जो सॉलिड स्फीयर है वो कंडक्टिंग नेचर का है। यहाँ पे कंडक्टिंग नेचर का है तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि इसके इनसाइड आउट द सरफेस और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है। क्योंकि अगर एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हैं बाय अगर कोई पॉइंट होगा वो स्फीयर के अंदर कोई थिन स्फीयर है इसके बाहरी पॉइंट अगर कोई भी है वहां पे अगर वैद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करते हैं तो वो ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से जैसे एक पॉइंट चार्ज देखते हैं कि जो बिंदु अब इसकी तरफ व्यवहार करने लगता है ये स्फीयर अगर आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू लिखते हैं वो डायरेक्टली अगर ये निर्वात में है तो 1/4 q by r स्क्वायर लिखते हैं। अगर q यहाँ पे जो टोटल चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कितना है अगर q है तो 1/4 q by r स्क्वायर लिखते हैं या इसे देख लो कि is equal सिग्मा r स्क्वायर अपॉन सिग्मा r स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये हम क्योंकि r स्क्वायर का इसका रेडियस है स्मॉल r जो है ये गॉसियन सरफेस का रेडियस लेते हैं r स्क्वायर इसमें जो स्मॉल r दूरी है वो क्या है वो लेके अगर यहाँ सेंटर है तो इसकी दूरी क्या बनती है वो अगर यहाँ से इसका जो रेडियस है वो कितना है इस स्फीयर का वो r है। अगर क्योंकि यहाँ पे अगर टोटल चार्ज अगर q दिया होगा तो सिग्मा इज इक्वल क्या लिखेंगे तो सिग्मा इज इक्वल हो जाएगा कि q बाय एरिया जितना इसका सरफेस का एरिया आएगा गॉसियन सरफेस का वो ले लेंगे तो E के जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो पॉइंट चार्ज जैसा आ जाएगा। अगर इसके आइटा सरफेस पे बात करेंगे तो क्या होगा स्मॉल r और कैपिटल r दोनों ही कोइंसाइड यानी कि इक्वल हो जाएगा करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ पे से अगर सिग्मा की वैल्यू करेंगे और एरिया डिवाइड कर देंगे तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल r की जगह पे क्या आ जाएगा कैपिटल R। अगर इनसाइड बात करते हैं क्योंकि ये कंडक्टिंग है और थिन अगर हॉलो या थिन स्फीयर होता तो इसके अंदर तो मटेरियल कुछ है तो यहाँ पे कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है केवल इसके सरफेस पर चार्ज का वितरण होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था तो इनसाइड जो होगा इनसाइड जो E की वैल्यू आएगा इनसाइड यहाँ पे क्या आएगा चलो इसके लिए हमने एक ग्राफ के थ्रू भी देखा था कि यहाँ स्फीयर है तो क्या क्योंकि इसके इनसाइड तक अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे इसका जो पॉइंट लिखेंगे r पे यहाँ पे ये हो जाएगा कि यहाँ पे इनसाइड के लिए 0 ये सरफेस के लिए हो जाएगा और इसके आउटसाइड जो होगा वो ये प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ पे पढ़ा था आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई सॉलिड स्फीयर है और वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो उसके इनसाइड आउटसाइड आउटर सरफेस तीनों केसेस में हम ये देखेंगे कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर यहाँ पे लिख सकते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में यहाँ पे केस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट केस यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करते हैं कि वो जो पॉइंट है एट आउटसाइड, मान लेते हैं कि जो पॉइंट है वो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, क्योंकि आउटसाइड की जो इसका रेडियस है यहाँ पे चीज मान लेते हैं कि कोई स्फीयर है, कोई सॉलिड स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग जिसका रेडियस है कैपिटल आर। यहाँ पे इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर है। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि ये इसके वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा जो कंडक्टिंग, क्योंकि चालक के केस में क्या होता है जो आवेश का प्रवाह होता है वो उसके सरफेस पर होगा, लेकिन यहाँ पे जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनसाइड तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इसके लिए चार्ज के लिए क्या है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अभी यहाँ पे ये नहीं फिक्स है कि जो चार्ज होगा वो कितना है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली जो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो यूनिफॉर्मली मान लेते हैं। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके स्फीयर पर। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P, जहां पे हमको क्या करना है, इसका मान लेते हैं O पॉइंट है, तो O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कितना है, जो OP लेंथ है वो लेंथ है वो मान लेते हैं स्मॉल r। P पॉइंट पर हमको क्या करना है, वह तो क्षेत्र की कैलकुलेट करना है कि कितना आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि चूंकि P पॉइंट पर अगर हमको गॉस लॉ लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेंगे। तो एक गॉसियन सरफेस हम एक स्फीयर यहाँ पे चूंकि सिमेट्री की वजह से क्या कर लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ये चूंकि यहाँ पे जो मेंशन है क्या है, गॉसियन एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रा कर जिसका रेडियस है वो कितना है, स्मॉल r है, वो की लेंथ जो वैल्यू आ रहा है वो स्मॉल r के बराबर है। तो हमको यहाँ पे क्या है, गॉस का नियम अप्लाई करेंगे कि कोई पॉइंट पर यहाँ पे चूंकि अब ये क्या हो गया, एक बंद परिपथ हो गया, गॉस का नियम में बंद परिपथ के लिए लगा सकते हैं, तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतनिक जो आवेश घनत्व है वो मान लेते हैं कि रो है। अगर यहाँ पर इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज आयतन आवेश घनत्व अगर रो है तब, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम गॉस लॉ जो टोटल फ्लक्स हो रहा है फाई टोटल वो किसके बराबर होता है, टोटल फ्लक्स जो आएगा वो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी क्लोज पाथ के लिए क्या करते हैं, E वेक्टर लिखेंगे और डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे ds क्या है, ds जो है वो P के पास में यहाँ एलिमेंट छोटा सा मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है इसका वो कौन सा
ds है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, p पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो इसके आउटवर्ड लगेगा। तो आउटवर्ड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे e जो वेक्टर है वो इसका डायरेक्शन आ जाएगा, और जो एरिया वेक्टर लिखेंगे क्योंकि ये सरफेस है, इस पॉइंट पर देखेंगे तो जो वेक्टर है एरिया वेक्टर आएगा वो इसके क्या आएगा, इसके आउटवर्ड। ये भी तो e और ds दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि e डॉट ds जो आएगा ये बराबर e ds cos 0 के, और ये बराबर किसके लिख सकते हैं, e ds के बराबर हो जाएगा। ds क्या है, स्मॉल एलिमेंट एरिया है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि e ds cos 0 इज इक्वल q इनसाइड एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी 1, क्योंकि e क्या है यहाँ पे e हम मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक समान जो वैद्युत क्षेत्र लग रहा है वो e है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र e अगर होगा तो इसको हम केवल यहाँ पे ds लिख सकते हैं, और इज इक्वल q इनसाइड की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो रो है वो क्या है q, यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो q इनसाइड अगर यहाँ पे मान लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर फिर वॉल्यूम लिखेंगे तो 4/3 पाई। अब वॉल्यूम किसका लेंगे, वॉल्यूम जो आएगा वो इस स्क्वायर का आएगा, तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि q इनसाइड जो इसके गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा वो टोटल कितना आएगा, 4/3 पाई r क्यूब और रो के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ds क्या है, ds जो आएगा यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट एरिया है, टोटल इसका जो एरिया आएगा वो किसके बराबर है, यहाँ पे टोटल जो एरिया आएगा वो किसके e इनटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, e की वैल्यू अगर लिखेंगे तो r क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो इसके बराबर, स्मॉल r क्या है, o से लेके p पॉइंट तक का दूरी है, कैपिटल R क्या है, इस स्फीयर का रेडियस है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो e हो रहा है वो इसके 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r स्क्वायर क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब अगर इसको हम ये मान लेते हैं कि इसी केस में कि जो यहाँ पे टोटल इनसाइड चार्ज है इस वाले स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो q, अगर वो टोटल यहाँ पे क्या दे रखा हो, q दे रखा हो, तो यहाँ पे q इनसाइड हम किसके बराबर ले लेंगे, यदि यहाँ पे इसको मिटा के देख लेते हैं यहाँ पे कि ये लिख सकते हैं कि q इनसाइड अगर इसके अंदर टोटल चार्ज है वो किसके बराबर है, q के है, यहाँ पे q इनसाइड अगर q के बराबर है तो रो इज इक्वल किसके बराबर होता है, q बाय 4/3 पाई r क्यूब। रो की वैल्यू इसको रखते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जो q इनसाइड है वो किसके बराबर है, q के बराबर है। तो यहाँ पे q इनसाइड रखेंगे तो e इनटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल किसका आ जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो q इनसाइड अगर q लिख दे तो यहाँ पे ऐसे में इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि e इनटू यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें देन फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल किसके हो जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो e की वैल्यू किसके आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बाई r स्क्वायर। यहाँ पे p आएगा वो प्रोपोर्शनल किसके जाएगा 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सेम ये जो e इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर किसके लिए है, ये उसी तरीके से व्यवहार कर रहा है जो स्फीयर है
यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर वो पी पॉइंट से, अगर बाहर से देखेंगे तो ये जो टोटल स्फीयर है ये किसकी तरीके से व्यवहार कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार कर रहा है कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ई प्रोपोर्शनल यहाँ पे 1/r² आएगा। अगर हम सरफेस पे इसकी बात करें, अगर इसके सरफेस पे बात करते हैं तो सरफेस के लिए क्या जाएगा, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल लिख देंगे। सेकंड केस अगर हम यहाँ पे लिख दें एट दी सरफेस, तो सरफेस के लिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि स्मॉल r की वैल्यू है वो किसके बराबर, r की बराबर हो जाएगा। तो e की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4,571 क्यू बाई, अगर टोटल चार्ज उस पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना है इतना, तो ये सेम एक्सप्रेशन आएगा। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के पुट कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू ये पॉइंट यहां से होके यहां पे आ जाएगा। सेम अगर अप्लाई करेंगे गॉस का नियम तो वहां पर फाइंड आउट हो जाएगा। आगे हम इसके केस की बात करते हैं, थर्ड केस की, कि अगर वो इनसाइड कोई पॉइंट हो, अगर कोई पॉइंट इनसाइड पॉइंट हो तो वहां पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि सेम अगर इसको ऐसे इतना बड़ा ले लें, स्फीयर है, इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल वो इनसाइड है, इसका जो रेडियस है यहाँ पे कैपिटल R, मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट P है जहाँ पे हमको क्या करना है, वैद्युच्छेद कैलकुलेट करना है। तो OP को हम रेडियस मान के क्या कर लेंगे, गॉसियन सरफेस यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गॉसियन सरफेस यहाँ है। यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रा है, OP जो लेंथ है ये मान लेते हैं स्मॉल r के क्या है इक्वल, यहाँ पे स्मॉल r के इक्वल है। यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज जितने तो कोई यूनिफॉर्मली ही है, और ये यहाँ पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस है वो से लेके P यहाँ तक के अगर डिस्टेंस ये देखेंगे तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो फिर से यहाँ पे E की जो वैल्यू आ जाएगा वो किधर आएगा, यहाँ इसकी बाहर की तरफ इधर हो जाएगा। यहाँ पे तो कितना जाएगा E का डायरेक्शन, और जो S आएगा उसका भी डायरेक्शन इधर कितना हो जाएगा, इसके E की डायरेक्शन में E का डायरेक्शन, ds का भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। OP यहाँ से F1 से P मान लेंगे कि स्मॉल r है, तो यहाँ पे अगर थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखे कि इनसाइड पॉइंट, यानी कि जब स्मॉल r की वैल्यू कम होगी किससे, उसके स्फीयर के रेडियस से, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर गॉस का लॉ आपको यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चूंकि फाई टोटल यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो फाई टोटल आएगा वो किसके बराबर आएगा, Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फाई यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि E ds यहाँ पे लिख सकते हैं cos 0, क्योंकि E और ds दोनों का सेम डायरेक्शन रहेगा। Q इनसाइड के लिए चूंकि क्या है यहाँ पे Q इनसाइड हमको भी पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि पर मीटर क्यूब पे जो चार्ज हो रहा है वो, अगर 1 मीटर क्यूब पे चार्ज, 1 मीटर क्यूब पे चार्ज अगर कितना है 2 है, 2 मीटर क्यूब पे जो चार्ज लग रहा है वो 2 रो हो जाएगा। ऐसे 3 मीटर क्यूब पे कितना हो जाएगा, 3 रो हो जाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम हो रहा है स्मॉल गॉसियन सरफेस का, अतः यहाँ पे हमने लिख सकते हैं यहाँ पे अगर क्यूब साइड 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो, और यहाँ पे ये ऐसा इसलिए लिखा है कि चूंकि 1 मीटर क्यूब पर आवेश रो 2 मीटर क्यूब पर
2 रो अतः 4/3 पाई आर क्यूब पर जो होगा वो कितना लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इतना 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो के इक्वल हो जाएगा। ई डी एस फिर से करेंगे तो ई इंटू कितना, ये गॉसियन सर्कल जो यहाँ पर ड्रा किया गया वो 4 पाई आर स्क्वायर के क्या है बराबर ही है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो लिखेंगे इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई यहाँ पे कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो ई जो बचेगा वो कितना रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो इनसाइड आ रहा है, इनसाइड जो वैद्युत क्षेत्र हो रहा है, इनसाइड वैद्युत क्षेत्र वो किसके है, वो प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, ई प्रोपोर्शनल आर के। यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो आर पे डिपेंड कर रहा है। इनसाइड अगर पॉइंट हम लेते हैं तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर के, यानी कि इसके इंटरनली अगर पॉइंट हम दूर बाहर लेके जाएंगे इसके सरफेस की तरफ तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बढ़ता जाएगा। जबकि आउटसाइड अगर हम बात करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आउटसाइड के बारे में बात करेंगे तो आउटसाइड क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उस पे हो जाएगा। जबकि इनसाइड बात करें तो इनसाइड क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है। तो इसका यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, जैसे इसके पहले केस के लिए ये यहाँ पे अगर इनसाइड क्योंकि ये सरफेस तक जाते जाते क्या होगा यहाँ पे बढ़ेगा, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके स्मॉल r के। यहाँ पे जो है वो इनसाइड वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, जबकि हॉलो थिन स्फीयर कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो सॉलिड स्फीयर हो और वो कंडक्टिंग नेचर का हो तो उसके लिए हम क्या मान सकते हैं कि जो इनसाइड आ रहा है उसके लिए इनसाइड का जो क्षेत्र आएगा वो 0 आएगा, जबकि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 3 केस पड़े। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, यूनिट्स क्या है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उसके अक्षीय और निरक्षीय अक्ष पर जो लग रहा है वो कितना आएगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।